डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप को झटका। हॉर्मुज की नाकेबंदी प्लान से अलग हुआ ब्रिटेन। पीएम स्टारमर बोले जंग में नहीं घसीटे जाएंगे। वहीं ईरान हॉर्मुज पार करने वाले जहाजों से वसूली पर अड़ा। कल बिहार को मिलेगा नया सीएम। कल नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। कल ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री का होगा चुनाव। बिहार बीजेपी के सभी विधायकों को बंगाल चुनाव प्रचार से वापस बुलाया गया। नए मुख्यमंत्री की रेस में सम्राट चौधरी को सबसे आगे। महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। पीएम ने महिलाओं को समर्पित ऐतिहासिक फैसला बताया। कहा 21वीं सदी के बड़े निर्णय से बदलेगा देश का भविष्य। महिला भागीदारी और नेतृत्व को मिलेगा नया सशक्त आधार। नोएडा में चल रहे श्रमिकों के आंदोलन के बीच सीएम योगी का बड़ा फैसला। श्रमिकों को दोगुना ओवरटाइम, समय से सैलरी और वीकली ऑफ का दिया आदेश। महाराष्ट्र के कल्याण में भीषण सड़क हादसा। डंपर और इको कार की टक्कर में 11 लोगों की मौत, एक यात्री गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक नया मोड़ सामने आ गया है। अमेरिका के हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉकेज प्लान को बड़ा झटका लगा है। जहां एक तरफ अमेरिका इस अहम समुद्री रास्ते पर ब्लॉकेज लगाने की तैयारी कर रहा है, वहीं उसका सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन इस कदम से पीछे हटता नजर आ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने साफ शब्दों में कहा है कि उनका देश इस ब्लॉकेट का समर्थन नहीं करेगा और न ही ईरान के खिलाफ किसी युद्ध का हिस्सा बनेगा। कीयर स्टारमर ने यह भी स्पष्ट किया कि ब्रिटेन किसी भी हाल में इस जंग में घसीटा नहीं जाएगा, चाहे उस पर कितना भी दबाव क्यों ना हो, क्योंकि उनके मुताबिक किसी भी सैन्य कार्रवाई में शामिल होने के लिए स्पष्ट कानूनी आधार और ठोस रणनीति जरूरी होती है, जो इस समय मौजूद नहीं है। उधर पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण और कड़ा कर दिया है। इन सब के बीच ईरान उस जलमार्ग से गुजरने वाले चुनिंदा जहाजों को $20 लाख ट्रांजिट शुल्क लेने की घोषणा की गई है। दरअसल ईरान द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि यदि जलडमरू मध्य को 48 घंटों के भीतर पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के बिजली ढांचे को ध्वस्त कर देगा। अमेरिका इजरायल से युद्ध लड़ रहे ईरान के ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कुछ चुनिंदा जहाजों पर $20 लाख का शुल्क लगाने का फैसला किया है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियन ने एक्स पर तेहरान की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के विरोधियों को छोड़कर सभी के लिए खुला है। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य ईरानी सांसद अलाउद्दीन बैरोजेर्दी ने बताया कि यह भारी शुल्क पहले ही लागू किया जा चुका है, जो इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण के लिए ईरान के नए दृष्टिकोण को दर्शाता है। दिल्ली में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत विकास यात्रा के एक अहम पड़ाव पर खड़ा है और 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक लेने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस फैसले को पूरी तरह नारी शक्ति और उसके सम्मान को समर्पित बताया। पीएम मोदी ने कहा कि एक नया इतिहास लिखा जा रहा है जो बीते वर्षों की आकांक्षाओं को हकीकत में बदलने का काम करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की भागीदारी के बिना देश का विकास अधूरा है और अब समय आ गया है कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में और अधिक अवसर दिए जाएं। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं और कई उपलब्धि हासिल करने वाली हस्तियों ने भाग लिया। इस आयोजन में महिला सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व और विकसित भारत के सपने को नई दिशा देने का संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री के इस संबोधन में देश भर में महिलाओं की भूमिका को लेकर नई उम्मीदें और ऊर्जा देखने को मिल रही हैं। ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है।
हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो, लेकिन हमारी कार्य संस्कृति का, हमारे वर्क कल्चर का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित विशेष सत्र और महिला आरक्षण अधिनियम को ऐतिहासिक बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने माताओं और बहनों के लिए विशेष सत्र आयोजित किया। उन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला अधिनियम पारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे देश की आधी आबादी को निर्णय लेने में भागीदारी मिलेगी। आज नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की महिलाओं को, देश को संबोधित किया है। और इस सम्मेलन में पूरे देश भर से जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट जो कार्य कर रही हैं हमारी माताएं, सबको आमंत्रित किया गया है। और आने वाले 16, 17, 18 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। कल बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। नीतीश कुमार 14 अप्रैल को अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। 14 अप्रैल को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता यानी कि मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो पटना में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को देखेंगे। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार से वापस पटना बुला लिया है। उन्हें 14 अप्रैल को सुबह तक पटना पहुंचने का निर्देश दिया गया है। नए मुख्यमंत्री का ऐलान 14 अप्रैल को होने के बाद 15 अप्रैल 2026 को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। वहीं नए मुख्यमंत्री की रेस में सम्राट चौधरी को सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं विजय सिन्हा, श्रेयसी सिंह, संजीव चौरसिया और धर्मशिला गुप्ता के नाम भी चर्चा में हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार के हालात अत्यधिक चिंताजनक हो चुके हैं और शासन प्रशासन पूरी तरह बदबहास नजर आ रहा है। उनके मुताबिक राज्य को नेतृत्व अब बेहोश और बेजुबान बन चुका है, जिससे प्रदेश में गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 2 महीनों से बिहार में एक भी कैबिनेट बैठक नहीं हुई है, जिसके चलते सरकार कोई ठोस निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि उच्च अधिकारी भी मूक दर्शन बने हुए हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नजर आ रही है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने सरकार पर बाहरी शक्तियों के प्रभाव में काम करने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के महज 5 महीने बाद ही सत्ता की कुर्सी की लड़ाई में विकास, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दे पूरी तरह गायब हो जाएंगे। तेजस्वी के मुताबिक अब बिहार की सरकार अपने नहीं बल्कि बाहरी इशारों पर चल रही है, जो राज्य के भविष्य के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है। वास्तविकता यही है कि बिहार जो है बदहाल हो गया है, बर्बाद इन लोगों ने कर दिया है। किसी चीज की बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए, नौजवान की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, दवाई की बात कीजिए, बिहार जो है सफर कर रहा है।
और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कम से कम जो पीड़ा है लोगों की, जो समस्या है, उसको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार का गठन होता है। 5 साल में हम लोग पहले देखते थे एक बार होता है, अब सरकार बदले फिर सरकार बनानी है। तंत्र मंत्र से लोग सरकार बनाए हों, लेकिन आज स्थिति क्या है आप बताओ। 2 महीने में कितनी बार कैबिनेट मीटिंग हुई है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा कि एक निर्णय जो है नहीं लिया जा रहा। बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। नोएडा की विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज नेतृत्वहीन कर्मियों का प्रदर्शन उग्र हो गया। वहीं कर्मियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए जाम लगाया। पुलिस ने के वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नोएडा में चल रहे श्रमिकों के आंदोलन के बीच यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कर्मचारियों को समय से 2 गुना ओवर टाइम भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा समय से सैलरी और बोनस सीधे बैंक खाते में जमा करना जरूरी कर दिया है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अगले 24 घंटे के भीतर औद्योगिक संगठनों, उद्योग प्रतिनिधियों और इकाई प्रबंधन से सीधा संवाद स्थापित करें और समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से प्राथमिकता पर सुनिश्चित करें। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं, जिससे यह जिला राज्य में श्रम सुधारों का एक मॉडल बन रहा है। जीएम मेघारूपम ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, इसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने राजधानी लखनऊ में बीजेपी पार्टी कार्यालय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और अन्य नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में यूपी में भाजपा संगठन को मजबूत करने, विभिन्न आयोग, निगमों और बोर्ड के गठन और योगी सरकार में संभावित विस्तार को लेकर चर्चा की। 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा संगठन और सरकार में बड़े बदलाव की दिशा में बैठक को अहम माना जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र के कल्याण में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। कल्याण मुरबाड मार्ग पर रायता पुल के पास डंपर और इको कार की भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, ये बताया जा रहा है। हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इको कार में कुल 12 यात्री सवार थे और वाहन गुरबाट की ओर से जा रहा था। इसी दौरान कल्याण के पास रायता पुल के नजदीक तेज रफ्तार डंपर से आमने सामने की टक्कर हो गई, जो बेहद भयावह साबित हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और अधिकांश यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला। घटना की सूचना मिलते ही टिटवाला पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। 13 अप्रैल को सुबह 11:15 के आसपास एक टाटा इको और टाटा मिक्सचर, जो इनमें रायता ब्रिज के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। इसमें इको वैन में जो प्रवासी है 11, उनका एक्सीडेंट में इंजर होके उनको गोयल हॉस्पिटल में अभी रिमूव किया है। उसमें 11 की कैजुअलिटी होने की संभावना है, वो आगे की प्रोसेस चालू है। वृंदावन के केसी घाट के निकट यमुना नदी में 10 अप्रैल को हुए दर्दनाक नाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 15 हो गई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के अनुसार हादसे के दिन 10 शव बरामद हुए थे और 18 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया था। बाद में 3 और शव मिले। इसके बाद 13 अप्रैल को 2 और शव बरामद किए गए। आज सुबह एक महिला का शव बंगाली घाट से तथा एक पुरुष का शव देवराहा बाबा आश्रम की ओर से बरामद हुआ। बरामद शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। लापता लोगों की तलाश के लिए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को 7 सेक्टरों में विभाजित कर सर्च अभियान चलाया है।
वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्राइवेट गोताखोर लगातार यमुना में तलाशी अभियान चला रहे हैं। प्रशासन द्वारा सर्च ऑपरेशन को और प्रभावी बनाने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जा रही है, ताकि नदी के दूरस्थ और गहरे क्षेत्रों में भी तलाश की जा सके। प्रशासन के अनुसार अभी भी एक व्यक्ति लापता है, जिसकी तलाश के लिए अभियान लगातार जारी है। अधिकारियों ने कहा कि जब तक अंतिम व्यक्ति का पता नहीं चल जाता, तब तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। पर मथुरा में दिनांक 10 अप्रैल 2026 को वृंदावन केसी घाट के निकट यमुना नदी में एक दुखद नाव पलटने का जो हादसा हुआ था, उसमें जो सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन का जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है उसके द्वारा लोगों को रेस्क्यू किया गया था। 10 उस दिन प्राप्त हुए थे। 18 लोगों को पुलिस सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया था। उसके बाद से 6 लोग मिसिंग थे, जिनमें से 300 कल तक प्राप्त हो चुके थे। आज सुबह एक महिला का शव बंगाली घाट प्राप्त हुआ है और एक पुरुष का शव वो देवरा बाबा आश्रम की तरफ प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर जनपद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां साली को लेकर भाग रहे कार सवार जीजा ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें 3 की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताते हैं कि 1 सप्ताह पहले आरोपी दीपक सोनी अपनी 15 साल की नाबालिग चचेरी साली को भगा कर ले गया था। मामले में रविवार शाम चौकी में पंचायत हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। पंचायत के बाद दीपक साली को कार में लेकर जा रहा था, जिसे परिजनों ने रोकने की कोशिश की। पीछा कर रहे लोगों ने कोरवा के पास कार रोकने का प्रयास किया। इस दौरान दीपक ने तेज रफ्तार में कार चढ़ा दी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और 3 टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी। ये 112 को सूचना मिलती है, ग्राम कोरवा है, थाना बंदकी में। उसके पास एक 4 पहिया गाड़ी से 2 बाइकों का एक्सीडेंट होता है। उसमें से बताया जाता है कि एक बाइक पे 3 लोग सवार थे और एक बाइक पे एक और फैमिली आ रही थी, पति पत्नी और 2 बच्चे थे, वो सवार थे। और एक्सीडेंट में जिसमें जो पहली वाली बाइक थी उसमें 3 लोग, 2 लोग तो मौके पे ही डेथ कर गए थे और तीसरे को जब यहाँ पे सदर अस्पताल लाया गया तो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया है। दूसरे जो बाइक पे चल रहे थे सवार पति पत्नी, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो नॉर्मल है, क्रिटिकल नहीं है और बहुत जल्द उनको डिस्चार्ज कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और शिरडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी बाबा अशोक खरात मामले में 11 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक यह रेड मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध संपत्ति से जुड़े मामले को लेकर की जा रही है। ईडी की टीमों ने अलग अलग लोकेशंस पर पहुंचकर दस्तावेज, कैश ट्रांजैक्शन और डिजिटल रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में धार्मिक आस्था के नाम पर लोगों से ठगी और भारी रकम इकट्ठा करने के आरोप हैं, जिसकी अब गहराई से जांच की जा रही है। फिलहाल कार्रवाई जारी है और जांच एजेंसियों के अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। नौ महीने से लापता युवती के कंकाल मिलने के बाद बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए आनन फानन में पुलिस ने निलंबन का रास्ता अपनाया है। दरअसल 21 जुलाई 2025 को पिंजराजोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खूंटा डी निवासी रेखा देवी की पुत्री के लापता होने के बाद थाने में मामला दर्ज करने के लिए 14 दिन बाद एफआईआर लिया गया, जिसके 9 महीने बाद पुलिस को लापता युवती पुष्पा महतो का जंगल से कंकाल मिला। पीड़ित रेखा देवी ने आरोप लगाया है कि पुलिस के मिलीभगत से संदिग्ध आरोपी को बचाया गया। जब मदद की गुहार उच्च न्यायालय से लगाई गई, तब जाकर पुलिस की एसआईटी टीम ने संदिग्ध आरोपी दिनेश महतो से कड़ाई से पूछताछ की, जिसके निशानदेही पर जंगल से पुष्पा महतो के कंकाल को पुलिस ने बरामद किया। हमको नहीं लगता कि कुछ बोलने की ऐसी जरूरत है कि क्या लगता है, क्या पुलिस क्या करती है या क्या कर सकती है, और कितने सिंसियर ऑफिसर है हमारे डिपार्टमेंट में। पुष्पा के केस में सब कुछ सामने आया, बरगलाना, आश्वासन मिलना, यही 5 साल से हुआ। दिल्ली से लेकर के बोकारो एसपी तक का दौड़ना, यही 5 सालों में मेरा काम रहा। दिल्ली राष्ट्रपति भवन जाना, पीएमओ से मिलना, हेडक्वार्टर जाना, डीजीपी से मिलना। ये बहुत दुखद समय है हमारे लिए। मैं रजनी रवानी धनबाद जिला से हूँ और सबसे पहले पुष्पा की माँ सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे ही कांटेक्ट की थी नवंबर के महीने में कि दीदी मेरी बेटी 6 महीने से गुम है और कहीं कुछ अता पता नहीं है। हम लोग दर बदर भटक रहे हैं और कहीं कोई हमको
ये नहीं मिल रहा बेटी का क्लू, तो हम आके उनसे घर पे मिले और इस बीच में हम थाना प्रभारी से भी मिले। जब 2-3 बार उनसे मिले तो हमको लगा ये बहुत ही गंभीर मामला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।